नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने का सरकार का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए मिलेगा फायदा। संसद के दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल से नए नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी। कल लोकसभा में पेश हो सकता है विधेयक। राज्यसभा में विपक्षी दलों की गतिरोध की वजह से फिर अटका कामकाज। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों के व्यवहार को बताया सदन की लोकतांत्रिक गरिमा के खिलाफ। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक समेत 2 बिल पेश। चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास दर 7.2% रहने का अनुमान। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन से बढ़ेगी ग्रोथ। जीवीए ग्रोथ 6.5% से बढ़कर 7% रहने की उम्मीद। और ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया को दी बधाई। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से जीता भारत। बारिश के चलते ड्रॉ पर खत्म हुआ सिडनी टेस्ट। चेतेश्वर पुजारा रहे मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज। देश में सामान्य जातियों के तहत आने वाले जो लोग वित्तीय तौर पर कमजोर हैं, केंद्र सरकार उनकी मदद के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करने जा रही है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। सरकार को इस फैसले को लागू करने के लिए संसद में संविधान संशोधन बिल लाना होगा। सरकार ने सवर्ण जाति में आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को 10% आरक्षण देने का बड़ा फैसला किया है और ये आरक्षण मौजूदा 50% कोटा व्यवस्था की सीमा से अलग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। हर पार्टियां कहा करती थी, बीजेपी के एजेंडे में भी ये था और आज बीजेपी के एजेंडे को सरकार ने मूर्त रूप दिया है। तो इस नाते फैसला तो बहुत बड़ा है और काफ़ी समय से सामान्य वर्ग के लोग इसकी मांग भी कर रहे थे कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी साधु को साधुवाद देते हैं। पूरे देश की और सामान्य वर्ग के लोग जो निराश हो चुके थे, आज उनको प्रधानमंत्री के इस निर्णय में आशा दिखी है। अब हम उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। आरक्षण की नई व्यवस्था के लिए संसद में संविधान संशोधन बिल के जरिए अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव करना होगा। सरकार के इस फैसले से सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए फायदा मिलेगा। बहुत अच्छा किया ना सरकार ने। ये गरीब लोग के लिए, जो लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर है, इससे बहुत अच्छी बात है ना। सबको बराबरी आने का मौका मिलेगा। पीटीआई के मुताबिक सवर्णों में आरक्षण का फैसला उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पहले से किसी तरह की आरक्षण व्यवस्था का लाभ नहीं ले रहे, साथ ही जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम होगी और जिनके पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन हो। संविधान में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसी के लिए संविधान में संशोधन करना होगा और संविधान में संशोधन की ये राह सरकार के लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि उसमें विपक्षी दलों के साथ साथ कुछ सहयोगी दलों को मनाना भी बड़ी चुनौती होगी। अब देखना होगा कि संसद में सरकार जब बिल रखती है उसके बाद दलों का क्या रुख रहता है। दिल्ली में संसद भवन से करुण संजय कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और सरकार के इस फैसले को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। 4 साल 8 महीने बीत जाने के बाद वे संसद के सत्र के आखिरी दिन, जब 2019 के चुनाव में 100 दिन से कम बचे हैं,
तभी मोदी सरकार को आर्थिक तौर पर देश के गरीबों की याद आई। ऐसा क्यों? जहाँ तक 85% जो लोग हैं उनको मात्र जो है आप देखिएगा कि कितना कम आरक्षण है, बल्कि बढ़ना उनका चाहिए था। और जिस प्रकार से जो 50% जो है वो उसका लाभ कौन उठा रहा है? जो बाकी के जो 15% लोग हैं 50% लाभ कौन उठाने का काम कर रहे हैं? वही लोग उठाने का काम कर रहे हैं। The manner in which the government has done it on the last days, it only suggests that government has some malicious intentions, some political motivation that they want to win over their votes. I am afraid they will not be able to do so. और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए आप देख सकते हैं राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम देश देशांतर में रात 8:30 बजे। संसद के दोनों सदनों में आज नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 से संबंधित संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश की गई। राज्यसभा में सुपर्ण दास गुप्ता ने संयुक्त समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। वहीं लोकसभा में राजेंद्र अग्रवाल ने ये रिपोर्ट सदन में पेश की। 19 जुलाई 2016 को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह विधेयक लोकसभा में पेश किया था। विपक्ष के विरोध के बाद संसद की संयुक्त समिति के पास इसे भेजा गया था। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल के बजाय 6 साल भारत में रहने पर ही नागरिकता दी जा सकती है, भले ही ऐसे लोगों के पास कोई उचित दस्तावेज हो या ना हो। आसाम के अंदर कुछ विषयों को लेकर के थोड़ा सा उनको आशंकाएं हैं। उनको लगता है कि आसाम अकॉर्ड जो हुआ था उसका पालन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उन सब विषयों को इस कमेटी में एड्रेस किया गया है। देखिए, आसाम अकॉर्ड की में जो सबसे बड़ी चिंता ये थी कि आसाम की जो आइडेंटिटी है उसको बड़ा खतरा है, तो अस्मिता का सवाल है। उसको कमेटी ने समझा है और समझ में कुछ सुझाव भी दिए कि सरकार इस दृष्टि से चिंता करे। परंतु जो तारीख उसने तय की थी उस तारीख के बाद भी जो लोग हैं उनका क्या हो, अपने देश के ही में ही विदेशी बन गए थे, उनका एक अधिकार बनता है, तो उसको कमेटी ने ऑनर किया है। और मैं इस बात में ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि समिति ने बहुत संजीदगी के साथ और पूरे गंभीरता के साथ जो भी आसाम में या नॉर्थ ईस्ट में जो आशंकाएं थी उनको एड्रेस किया है। उनका कहना ये था कि क्योंकि इसमें आप एक रिलीजन्स का नाम ले रहे हैं तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 14 है उसका उल्लंघन है। परंतु ऐसा नहीं है। एक क्लासिफाइड ग्रुप भी होते हैं जो जिनके खिलाफ अन्याय हो रहा है इन देशों में, वो खुद में एक वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं। तो इस बात को स्वीकार करते हुए समिति ने भी इस बात का जो हमारे मंत्रालय उन्होंने भी उसका उत्तर दिया है। तो एक तो उनकी आपत्ति ये थी कुछ लोगों की, दूसरा ये था कि भी बांग्लादेश को इससे बाहर क्यों ना कर दिया जाए। तो बांग्लादेश को यदि बाहर करते हैं तो बिल की जो स्पिरिट है वो समाप्त हो जाती है। ऐसे कुछ सारे विषय थे और उन सभी हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स थे उन्होंने अपने डिसेंट नोट जमा किए हैं और जैसा कि नियम है वो डिसेंट नोट भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है। तो रिपोर्ट अब पूरे रूप में आ गई है। अब देखिए सरकार इसमें क्या करती है, ये सरकार का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं यही बात कहूँगा कि बहुत संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ ये रिपोर्ट तैयार की गई है। उसके अंदर हुए हैं कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। एक तो ये कि जो NRC की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें 31 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए हैं उनका क्या हो, तो उसको एड्रेस किया है। उनको जो है क्रमशः नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होगा, उसके ऊपर कोई उनको ऑब्जेक्शन। एक तो ये संशोधन आया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक को आज मंजूरी दे दी। इसके मसौदे में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसे अब कल यानी कि मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को कल सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। विधेयक 2016 में पहली बार पेश किया गया था। बीजेपी ने 2014 के चुनाव में इसे पारित कराने का वायदा किया था, लेकिन असम में इसे लेकर विरोध हो रहा है और असम गण परिषद ने राज्य सरकार से समर्थन भी वापस ले लिया है। राज्यसभा में गतिरोध की वजह से आज कार्यवाही बाधित हुई। सभापति और उपसभापति के बार बार आग्रह के बावजूद सदन में अवरोध जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में तकरीबन शुरुआती 15 मिनट में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाने के बाद ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने
अलग अलग मुद्दों पर अवरोध पैदा किया। Nothing is going on record. This is not the parliamentary way of functioning. सदन में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और वाम दलों के सदस्यों ने अलग अलग मुद्दे उठाने चाहे। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों को बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन उन्होंने किसी प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया है। सभापति ने गतिरोध कर रहे सदस्यों से उनकी सीट पर लौटने की अपील की। सभापति ने कहा कि सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन उससे पहले सदस्यों को सदन के कामकाज को सुचारू ढंग से चलने देना चाहिए। Certain members have given notice under 267. I have not permitted any one of them. They can give notice under some relevant rules, and then they can be discussed separately, provided if they are in order. सभापति की लगातार अपील के बावजूद सदन में गतिरोध जारी रहा, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। The House is adjourned to meet at 2 p.m. दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सदन में केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसु नायक ने राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 पेश किए। इसके अलावा श्रीपद नायक ने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2005, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2005 और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2015 वापस लेने का प्रस्ताव भी किया। सदन में गतिरोध जारी रहने की वजह से उपसभापति को सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए फिर स्थगित करनी पड़ी। के बाद जो आप नहीं जा रहे हैं, 15 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं। 15 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं। कार्यवाही फिर से शुरू होने पर भी गतिरोध जारी रहा। उपसभापति ने सदस्यों से बार-बार सदन को चलाने की अपील की, लेकिन सदन में अवरोध जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। पुनः आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब, द हाउस स्टैंड्स adjourned till 11 hours on Tuesday 8 January 2019। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और लोकसभा ने आज पर्सनल लॉ संशोधन बिल 2018 पारित कर दिया है। इस बिल में कुष्ठ रोग को तलाक का आधार नहीं माने जाने का जिक्र है। बिल के पारित होने से अब कुष्ठ रोग तलाक का आधार नहीं रहेगा। इसमें ईसाइयों के लिए तलाक कानून, रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह कानून, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट में संशोधन की बात है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बहुऔषधीय उपचार के माध्यम से कुष्ठ का पूरी तरह से उपचार हो सकता है, इसलिए इस प्रावधान को कानून में रखना उचित नहीं है। हाल की एक रिपोर्ट में विधि आयोग ने अनुशंसा की थी। The disease is curable, and apart from this, the government has taken the decision in view of the fact that the leprosy is now curable, and in view of the various judgments of the Supreme Court and High Court, certain directions were also issued for removing this discriminatory provision from various enactments. And out of 16 enactments, the 6 enactments relate to the Government of India and our ministry. The other enactments relate to the other ministry and the state government, so they are required to take the action. And not only this, because these are also the Human Rights Commission has also suggested, the United Nations, the Government of India is also signatory to that. So in view of this, this bill is before this August House, and I request the honorable members they kindly pass this bill. लोकसभा में राफेल समेत विभिन्न मुद्दों पर अवरोध के चलते प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल पाई। दोपहर 12 बजे कार्रवाई शुरू होने पर जरूरी पत्रों को रखे जाने के बाद अवरोध के बीच ही रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया। उन्होंने एनडीए सरकार के दौरान एचएएल को दिए गए 1 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उठाई जा रही आशंकाओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि 4 जनवरी को सदन में उन्होंने एचएएल को दिए गए रक्षा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो बयान दिया वो बिल्कुल सही है। उन्होंने बताया कि एचएएल ने 2014 से 2018 के बीच 26,570 करोड़ रुपए के सौदे पर दस्तखत किए और 73,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स पाइपलाइन में हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में आशंका उठाना गलत होने के साथ साथ गुमराह करने वाला भी है। I would
would like to set all doubts to rest by adding that I have received confirmation from the HAL that during 2014-18, contracts amounting to 26,570.80 crores of rupees have already been signed with HAL, and orders approximately 73,000 crores of rupees are in the pipeline. I will allow you. The details of these orders are placed at the Annexure 1 and Annexure 2 respectively. The above documents clearly confirm the correctness of my statement made on the floor of this House, and that doubts raised in this regard are incorrect and misleading. Thank you, ma'am. और आइए यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नेता बेशक राजनीति करें, लेकिन जनता का तो असली मतलब होता है अर्थनीति से, यानी वो नीतियां जो हमारी जेब पर असर डालें या फिर सुविधाओं में इजाफा करें। कैसा है भारत का आर्थिक वातावरण और क्या है हमारी चुनौतियां? सरल भाषा में आपके ये बुनियादी आर्थिक मुद्दे आप तक पहुंचाने के लिए राज्यसभा टीवी ने शुरू किया है ये खास कार्यक्रम अर्थनीति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पश्चिमी यूरोप के स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे के साथ भारत अपने राजनीतिक और व्यापारिक संबंध को और मजबूत बनाएगा। नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग 3 दिनों की यात्रा पर दिल्ली में हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता में इस पर विस्तार से चर्चा होगी और वो कल रायसीना डायलॉग में उद्घाटन भाषण देंगी। अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात करेंगी। मंगलवार को सुबह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उनसे मिलकर भारत के साथ नॉर्वे के सहयोग के अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगी। नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग आज सुबह दिल्ली पहुंची। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग के साथ उनकी सरकार के उच्च पदाधिकारियों के अलावा एक बड़ा व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग ने आज भारत नॉर्वे बिजनेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के अपने देश के लक्ष्यों का खुलकर इजहार किया। This reflects the importance of our bilateral relations. The aim of the new strategy is to strengthen Norway's bilateral relations and economic ties with India. Private sector engagement, research and technical cooperation are key components of their strategy. It focuses on oceans, energy and the environment, and on increased cooperation and contact between our countries at the political level. विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और नॉर्वे के बीच खास तौर पर उनके 70 अरब डॉलर के वेल्थ फंड के भारत में निवेश की स्थिति पर चर्चा होगी। नॉर्वे की करीब 100 से अधिक कंपनियां भारत में जहाजरानी निर्माण से लेकर पेट्रोलियम सेवाएं, पनबिजली, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना तकनीक जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। लेकिन अब इसे ब्लू इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा की तकनीक में सहयोग में विस्तार दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और राजनयिक सहयोग के प्रचुर अवसर हैं और नॉर्वे की रुचि भारत के खुले बाजार में निवेश की संभावनाओं को और बढ़ाने में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल फरवरी में स्टॉकहोम में भारत नॉर्डिक देशों के संयुक्त शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था, जिसमें नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी शिरकत की थी। और भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7.2% की दर से आगे बढ़ेगी, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 6.7% से ज्यादा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के कारण विकास दर में बढ़त दर्ज होगी। 2018-19 के लिए राष्ट्रीय आय की पहली अग्रिम अनुमान जारी करते हुए सीएसओ ने कहा कि जीडीपी की विकास दर 7.2% रहने का अनुमान है। विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 8.3% रह सकती है।
और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में खत्म की गई आईटी की धारा 66A के तहत अब भी हो रही गिरफ्तारियों को लेकर केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि अगर इसे नहीं रोका गया तो ऐसा करने वाले अफसरों को जेल जाना होगा। आईटी कानून की धारा 66A के तहत किसी भी व्यक्ति को वेबसाइट पर कथित तौर पर अपमानजनक सामग्री डालने पर गिरफ्तारी का प्रावधान था। इसे 24 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। एक संगठन की ओर से दायर अपील में कहा गया है कि धारा 66A को समाप्त किए जाने के बावजूद इसके तहत 22 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वो कल भारत जापान मैत्री मंच की बैठक में शिरकत करेंगे। इससे पहले आज उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों देशों के बीच रणनीतिक और द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। शेख हसीना ने सोमवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद ने बंगा भवन में 71 साल की शेख हसीना को पद की शपथ दिलाई। इसके बाद राष्ट्रपति ने राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को शपथ दिलाई जो मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। शेख हसीना 46 मंत्रियों के मंत्रिमंडल का नेतृत्व करेंगी। शेख हसीना की कैबिनेट में ज्यादातर नए चेहरे हैं। मंत्रिमंडल में अवामी लीग के सदस्य भी शामिल हैं। 30 दिसंबर को हुए चुनाव में अपनी पार्टी अवामी लीग की शानदार जीत के बाद अब वो लगातार तीसरी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन गई हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम ने 71 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीतकर सोमवार को अपने क्रिकेट इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतकर भारत ने इतिहास रचा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा और आखिरी मैच सिडनी में खेला गया, लेकिन सोमवार को मैच का आखिरी दिन बारिश की भेंट चढ़ गया, जिसके चलते मैच ड्रॉ हो गया और इसी के साथ भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। It's obviously a very proud moment, more so because for the last 12 months we understand what we have gone through as a team. We understand the kind of cricket that we have been able to play, and I was just mentioning the fact that after losing tosses as well, we've been in the competition throughout the games that we have lost. So we understood as a team we are on the right track, but the fact that the reward has come in the most historic series for Indian cricket is, cherry on top of the cake. भारत ने मेजबान टीम के सामने लंबी पारी में ही 622 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करते हुए रविवार को चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 300 के स्कोर पर ढेर हो गई थी और फॉलो ऑन खेलते हुए खेल खत्म होने तक 6 रन बनाए। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया के 5, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट लिए। वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी कंगारू टीम का 1 विकेट चटकाया। Today I can say I'm proud of my boys. I can also tell them one thing which Virat touched in the presentation, that this team now has an identity to look at any other Indian team from the past in the eye and say, we play proper test match cricket. You did, we did too, without being intimidated. आखिरी टेस्ट मैच में 193 रन की शानदार पारी और श्रृंखला में 521 रन बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने सबसे अधिक 21 और मोहम्मद शमी ने 16 विकेट लिए। भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। बधाई संदेश में टीम इंडिया की एकजुटता को सराहा गया और आगामी मैचों के लिए शुभकामनाएं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और प्रयागराज में कुंभ में पहला शाही स्नान भले ही 15 तारीख से शुरू होगा, लेकिन पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक रंग से सराबोर हो चुका है। कुंभ के दौरान राज्यसभा टीवी की खास पेशकश में हम आपको कुंभ के अद्भुत दृश्य इसी कड़ी में आज से देखिए पेशवाई का नजारा।
कुंभ से अपनी खास पेशकश में आपको ले चलेंगे प्रयागराज, जहां दुनिया के सबसे बड़े समागम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अपनी इस कड़ी में आपको दिखाएंगे प्रयाग नगरी का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। अखाड़ों की पेशवाई एक ऐसा समय होता है कुंभ में जब पूरा शहर मेजबान बना होता है और बाबा जो हमारे अखाड़े हैं वो सब इस शहर में प्रवेश करते हैं और कुंभ में अपने 1 महीने के 1.5 महीने के कल्पवास के लिए जाते हैं। ये नजारा है प्रयाग में वैष्णव अखाड़े की पेशवाई का। हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी और रथ के साथ बैंड बाजा लिए जब ये पेशवाई निकली तो मानो पूरा प्रयागराज सड़कों पर इसकी झलक देखने उतर आया। पेशवाई में शामिल संतों ने इस बार के कुंभ के इंतजामों को दिव्य बताया। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सनातन धर्म में हुआ नहीं था। अभी आप लोग संगम के पास पहुंचे। जी जी, और आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। वैष्णव अखाड़े की इस पेशवाई में इससे ताल्लुक रखने वाले निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े के संत शामिल हुए। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, जय सिया राम। आज जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, तीनों अखाड़े जो वैष्णवों के अखाड़े हैं, दिगंबर, निर्वाणी और निर्मोही, इन तीनों अखाड़ों की पेशवाई हो रही है। पेशवाई का मतलब है कि आज से हम तीनों अखाड़ों का नगर प्रवेश हो रहा है और इन तीनों अखाड़ों के अंतर्गत जितने भी महामंडलेश्वर श्री महंत आते हैं वो सब साथ में मिलकर के नगर में प्रवेश कर रहे हैं। दरअसल कुंभ नगरी में अखाड़े के प्रवेश को पेशवाई कहा जाता है। इसके बाद ये साधु कुंभ नगरी में तकरीबन 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। कुंभ के आयोजन के लिए प्रयागराज तैयार है और यहाँ साधु संतों और श्रद्धालुओं की आगवानी के लिए तैयारियां भी लगभग पूरी की जा चुकी हैं। कैमरामैन DK पांडे के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।